अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसैन दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो जहां पे बहुत सारी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं या वहां पे गुफ्तशनीद चल रही है, कहीं पे सजाएं दी जा रही हैं 9 मई के वाकयात के ऊपर, और कहीं पे पार्टीज जो है वो आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रही हैं स्टैंडिंग कमेटीज के अंदर। लेकिन उनके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जियो पॉलिटिक्स जो है वो भी पाकिस्तान के जो मरूजी हालात हैं उसके ऊपर काफी हद तक उनका भी असर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करता हूं तो जहां पे एक जमाने में जो ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया और उसके बाद पहलगाम वाकया के फौरन बाद, लेकिन अब तक जो है उसकी बाज गश्त जो है वो हमें गाहे गाहे सुनाई देती हुई आ रही है। जैसे कि आप कुएं में अगर आवाज देते हैं या वहां पे बैट मूड अगर डाल के आवाज देते हैं तो आपको एक इको सुनाई देती है, तो बार बार हमें एक ही बात सुनाई दे रही है, सिंदूर टू सिंदूर टू सिंदूर टू। इन चीजों पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो एक बड़ा मेन इशू है वह भारत के अंदर जो अकलीतों के साथ जो सूरत हाल आ रही है और खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो वहां पे हालात और उनके साथ उनके जो जिंदगी और खासतौर पर उनको सांस लेने में का जो माहौल है वो ज्यादा से ज्यादा तंग किया जा रहा है। इन चीजों के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज जो है हमें भारत से भारतीय कश्मीर से जो है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है सुहेल काजमी साहब, जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे। जी अस्सलाम वालेकुम सुहेल काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड इवनिंग। जी सर। अच्छा सोहेल साहब, ये अभी जो रिसेंट में अगर हमने देखा तो बिहार के अंदर सर जो एक वाकया हुआ है, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो सर बहुत बड़ी एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम उसके ऊपर जाएंगे तो मेरे ख्याल में हमारे आपके मेरे कई प्रोग्राम जो है वो इसी गुफ्तगू शरीत के अंदर गुजर जाएंगे। लेकिन अगर हम रिसेंट के अगर हम एक ही वाकये को अगर हम लेके चलते हैं तो ये नीतीश कुमार साहब ने जो ये हरकत की है, सर आप इसको किस नजर से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या सर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया में जो रहने वाली अकलियतें हैं उनके लिए जिंदगी वाकई ही बहुत दूभर होनी शुरू हो गई है सर? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया अपने इस प्रोग्राम में। दूसरा ये है सर कि आपको पता है कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक भी था तब भी सियासतदान किस तरह के हुआ करते थे और उनकी परसेंटेज जो है वो किस लेवल की है और किस तरह के लोग सियासत में आते हैं। बहुत कम लोग हैं सियासत में जो मुझे लगता है नंबर्ड है, 5-10% होंगे जो बड़े इंटेलेक्चुअली वेल ऑफ होते हैं, जो सोसाइटी को एक सेगमेंटिंग फोर्स की तरह जोड़ने की बात करते हैं। पहले तो मैं जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, मैंने बहुत चैनल्स पे उनको कंडेम किया है कि एक तो उनकी उम्र शायद अब ठीक नहीं है, और तीसरा ये है कि वो 10वीं बार वो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। शायद वो भी एक जो नशा है सर, देखिए वो भी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो नशा है, शायद वो यूफोरिया के अंदर सर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी ये है सर कि ये जो चीफ मिनिस्टर जहां जहां भी होते हैं, यहाँ होते हैं या आपके मुल्क में होते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या जो गवर्नर्स होते हैं, ये सर रोल मॉडल्स होते हैं पूरे मुल्क के लिए और पूरी रियासतों के लिए। और अगर ऐसा चीफ मिनिस्टर इतना डाउन चला जाता है, ऐसी बात करता है, तो मैं समझता हूँ उसको हर अच्छा इंसान, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, वो कंडेम करता है। और मुझे लगता है उस पर FIR आज जम्मू कश्मीर के जो साबका चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती जी, उनकी बेटी ने श्रीनगर में लॉन्च की है। और ये खूबसूरती है कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और पूरा हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, वो इस एक्ट को कंडेम कर रही है। ये एक दिखता है कि ये एक रियल सेंस में जमहूरियत है, और मुझे नहीं लगता है कि उससे कोई अच्छे डिविडेंड्स नीतीश कुमार को या उसकी पार्टी को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर आप ये देखिए कि अगर हम देखते हैं, जैसा आपने बात की है कि सिविल सोसाइटी की बात की या बाकी, और खासतौर पर अगर हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, महबूबा मुफ्ती साहबा ने एक बड़ा बोल्ड जो उन्होंने स्टेप लिया और नीतीश कुमार के खिलाफ जो है उन्होंने FIR दर्ज करवाई। लेकिन सर एक्चुअल जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, अब वहां के इलाके के उस इलाके के अंदर या उस सूबे के अंदर या उस एक सेक्टर के अंदर तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है सर, उसको वो तो सर बिल्कुल ही बैकफुट के ऊपर चलेगी। चले मुस्लिम नहीं ना कहे, अकलियत जो है वहां पे वो तो बिल्कुल बैकफुट पे चलेगी। क्योंकि अगर हम वहां पे देखते हैं तो जो मंगल पांडे साहब हैं, अब वो तो बड़ा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और वो खिलखिला रहे हैं, और उसके बाद BJP के एक और जो रहनुमा है वो तो बड़ा तमस्खर उड़ाते हुए कह रहे हैं कि यार निकाब ही खींच लिया तो क्या हो गया, अगर हाथ कहीं और लग जाता, उंगली कहीं और चले जाती तो फिर क्या हो जाता। तो सर ये जी
सर ये बदकिस्मती है। गिरिराज सिंह की आप बात कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर है वो, मुझे लगता है उनका भी दिमाग जो है कहीं खिसका हुआ है। और आपने देखा होगा पावर के नशे में कुछ लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है एज ए हिंदुस्तानी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत जो है 140 करोड़ का मुल्क है और 140 करोड़ में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, और मुसलमानों के बिना ना हिंदुस्तान कभी खिला है, ना माइनॉरिटीज के बिना आगे खिलेगा। मैं तो हमेशा हर पोडियम पे कहता हूं सर कि जब तक आप ये जात पात की राजनीति नहीं छोड़ेंगे और रिलीजन इसको इम्बैलेंस को नहीं छोड़ेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं हमेशा कहता हूं और आपकी वसादत से भी कहता हूं, हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि मल्टी रेशियल, मल्टी रिलीजियस पॉपुलेटेड मुल्क है, और जिसकी क़यादत आज नरेंद्र दामोदर मोदी कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में वाहवाही जो है उनको जो है तीसरी बार जो प्राइम मिनिस्टर बने उसकी मिली है, क्योंकि यहाँ इतने रिलीजन्स हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतने कल्चर्स हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है जो हिंदुस्तान में। और बीच में ऐसा कोई पागल चीफ मिनिस्टर या ऐसा कोई पॉलिटिशियन ऐसे बयान देता है तो उस पर्टिकुलर पार्टी को उसका नुकसान होता है, और कहीं कहीं वो फायदा लेने की कोशिश करते हैं। शायद हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी यहाँ मेजोरिटी में है, तो हिंदू राष्ट्र का स्लोगन से वो इस चीज का फायदा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्गर रन में उन पार्टीज को और लीडरों को उसका फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार का पहला इंसिडेंट नहीं है ये, इससे पहले भी वो एक स्टेज पे जूनियर इंजीनियर के पांव छू रहे थे, वो असेंबली में एज चीफ मिनिस्टर इतनी घटिया बातें कर रहे थे कि पूरे मुल्क ने उनको कंडेम किया है। जब वो इलेक्शन जीते 10th टाइम, तो उनके बेटे ने उनको पांव छूने की कोशिश की तो उन्होंने उसको बहुत दुत्कार दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि उनका मानसिक जो संतुलन है, जो बैलेंस है, मेंटल बैलेंस जो है वो खराब हो चुका है, और उनको किसी पागल खाने में मुझे लगता है एडमिट करना चाहिए। चलिए, आपने जो बात कर दी, आपने तो सर अपना वर्डिक्ट दे दिया कि उनको किसी पागल खाने में जमा करवा देना चाहिए, उनका इलाज जो है किसी फाउंटेन हाउस में होना चाहिए। लेकिन अगर जिस तरह अभी आपने बड़े फख्र से बात की और बल्कि खुशी से आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो है इस मुल्क को चला रहे हैं, और उनकी ही छत्र छाया के अंदर जो है वो सर ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या सर नरेंद्र मोदी साहब ने, जैसे कि उन पर प्रेशर आया, सोशल मीडिया का भी प्रेशर आया, बाकी सोशल जो एक्टिविटीज हैं उनकी तरफ से भी जो है वो प्रेशर आया, जो सोशल एक्टिव्स हैं जो है उनकी जाना से भी प्रेशर आया, और उसके अलावा जो पूरी दुनिया की जाना से भी आया, तो क्या वो एक जो डिमांड रखी जा रही थी कि नीतीश कुमार से इस्तीफा लेके उनको फारिग कर दिया जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब जो है उस पे कोई अमल करेंगे कि या सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इस किस्म के जो मेंटल कैरेक्टर्स हैं या जो मेंटली तौर पे इल हैं उनको साथ लेके चलेंगे? सर बिल्कुल साथ लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए अभी हम अंडर डेवलप्ड है, हमारा मुल्क भी अभी कुछ डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़ा नहीं हुआ है, जो बाकी मुल्क हो गए, जर्मनी, अमेरिका, बाकी अभी यहाँ भी जात पात की राजनीति चलती है, और जात पात की राजनीति में उनको जिस चीज से माइलेज मिलती है, ये अनफॉर्चुनेट है भारत के लिए भी कि ऐसे लोग ऐसी चीजों पे माइलेज लेते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स पे वो पार्टीज बिलीव करती हैं, और उसी के वोट बैंक पे पॉलिटिक्स पे बिहार में 10वीं बार चीफ मिनिस्टर बड़े हैं, और भी बहुत दिग्गज नेता थे वहां पे, और भी बड़ी पार्टी थी, लेकिन लोगों ने नीतीश कुमार को ही वोट किया, उसकी पार्टी को वोट किया। तो इंडिकेट यही होता है कि जहां नेगेटिव स्टांस होता है, कभी कभी लोग गुमराह हो जाते हैं और गलत नुमाइंदों को चुन के उनकी रहनुमाई करने का मौका देते हैं। आप इसको कुछ भी इस पे कुछ कर नहीं सकते, ये जमहूरियत का एक हिस्सा है। अब यहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हिंदू है, और हिंदू राष्ट्र, हिंदू स्लोगन, हिंदू चीजें ये हम सुनते रहते हैं, और कब तक सुनेंगे आगे अल्लाह बेहतर जानता है। आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि इट्स अ क्रूअल फेस ऑफ द लिबर्टी सर? I can't say this is cruel. I can't use this word cruel, but you can't handle it out because we are in minority. Many communities, Sikhism is in minority, Christianity is in minority. It should be the prerogative of the government of India, headed by the Honorable Prime Minister, to look after, like Atal Bihari Vajpayee, to see that all minorities. अटल जी के वक्त तो ऑल माइनॉरिटीज की बात होती थी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का फर्ज बनता है कि माइनॉरिटीज का हाथ पकड़ के मुल्क को आगे बढ़ाने में सक्षम रहे और आगे बढ़े, और आपके साथ भी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ भी हमारे रिश्ते साजगार रहे, मोहब्बत से भरे रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत जो है एक्सचेंज हो, ताकि सब अमन अमान से चले और हमारे बॉर्डर्स जो है वो टेंस ना रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि जो पढ़ा लिखा तबका है, और वहां उन्होंने इंडिया के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका है, उन्होंने नीतीश कुमार के इस पूरे सेक्ट को या उस जो पूरा एक्ट है उसको काफी कमेंट जो है उस पे
उन्होंने चर्चा किया, शोर मचाया। लेकिन मैं अगर इंडियन मीडिया की बात करता हूं तो वहां पे तो सर इस किस्म की कोई बात ही नहीं। जैसे मैंने आपसे बात की, जैसे नीतीश कुमार के जो दूसरे उनको डिफेंड करने के लिए जो बयानात आए, उसके अलावा बहुत सारे टीवी चैनल्स के जो एंकर्स थे उन्होंने रोड्स के ऊपर जाके जो पब्लिक ओपिनियन दिया, उसके अंदर भी उन्होंने उसको डिफेंड किया है। और बल्कि मैं तो क्योंकि आपको पता है आपके जो भारत का जो इंडियन मीडिया है उस पर मैं गाहे गाहे बैठता भी हूं, और इसी वजह से मुझे आपका चैनल, जितने भी चैनल्स हैं वो सारे के सारे देखने की मुझे जरूरत भी पड़ती है। तो मैंने वहां पे कहीं पे वो राय आमा हमवार होती नहीं देखी नीतीश कुमार के खिलाफ। मैंने तो वहां पे यही की राय आमा देखी है कि नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। सर कल से जब से ये डिबेट शुरू हुई है तकरीबन 10-12 चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूं, मुझे जहां जहां भी बुलाया गया और मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं उन्होंने, बहुत से लोगों ने कंडेम किया है और बड़ा अफसोस जाहिर किया है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है बहुत से मीडिया हाउसेस ने जो रियल पिक्चर है वो दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हाँ कुछ लोग होते हैं जिनको हम गोदी मीडिया कहते हैं। अब तो गोदी मीडिया का वर्ड बड़ा यूज हो रहा है, गोदी मीडिया कहते हैं। देखिए मैंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया सर, आपने कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं सर। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मीडिया में जो सिर्फ सरकार के पक्ष में या सरकार के चमचे बन के वो चीजें नहीं बात करते हैं जो समाज को खराब करती हैं या समाज को तोड़ने का काम करती हैं। तो वो अल्लाह उनका निगहबान है, लेकिन ये है कि जो राइट थिंकिंग लोग हैं उन्होंने राइट थिंकिंग बातें की है और उसमें हिंदू कम्युनिटी ने भी बहुत कंडेम किया है। ये एक अप्रिशिएबल चीजें हैं, जो अप्रिशिएबल चीजें हैं सर हम उसको मानते हैं। तो जहां जिन्होंने नहीं की है वो अपना काम उनको कंडेम करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर देखिए, अभी ये बात हुई और बातों से बात अगर निकलती है तो आपने इंडियन मीडिया की बात की और खासतौर पे आपने एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किया गोदी मीडिया का। ठीक है सर, मैं गुज़िश्ता, अगर मैं अप्रैल के महीने से देखता हूं जब से ये पहलगाम वाकया उससे पहले भी गुज़िश्ता 8 सालों से मैं जो है वो इंडियन मीडिया के साथ मेरा इंटरेक्शन है, तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें उन्होंने कोई ना कोई स्टोरी ब्रेक ना की और वो बाउंस ना हुई हो। और अभी रिसेंट अगर हम देखते हैं तो सिडनी के अंदर जो प्रॉब्लम हुआ, वो स्टोरी उन्होंने अभी वहां पे हमला बाद में हुआ है, अभी वो हमला अगर पकड़ा नहीं गया था या वो जख्मी नहीं हुआ था, उससे पहले जो था वो पाकिस्तान का नाम लगाना शुरू कर दिया। फिर जो खासतौर पे अगर मैं बात करता हूं, अभी जो पुतिन के साथ शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी उसके ऊपर जो उन्होंने कहा कि 40 मिनट जो उन्होंने इंतजार किया और वो बेचारगी की तस्वीर बन के रह गए। उसके बाद फुटेज जो थी वो रूसी हुकूमत ने खुद हटवाई है और बल्कि उन्होंने माजरत भी की। लेकिन सर क्या भारतीय मीडिया को कहीं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी डिग्निटी दिखाता, कोई थोड़ी सी ग्रेस दिखाता? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो सर वो कोई फर्क पड़ा है हमको सर? देखिए सर ये बोथ वे प्रोसेस है। अच्छा। और ये जियो पॉलिटिक्स में आप देखिए आपके चैनल्स भी कभी कभी ऐसी चीजें कर देते हैं जो कभी कभी मान लेते हैं सर, मैं कभी कभी मान लेता हूँ जमीन पे once in a blue सर, once in a blue मैं मान लेता हूँ, मेरी भी गलती होती है सर, मैं भी प्रोग्राम करता हूँ, मैं भी कोई गलती कर लेता हूँ। सर एक बात तो मान लीजिए कि हम दोस्त मुल्क नहीं हैं, हम दुश्मन मुल्क हैं। और दुश्मन मुल्क जो होते हैं वो एक दूसरे को जब तक क्रिटिसाइज ना करें, जब तक एक दूसरे की त्रुटियां ना निकालें, जब एक दूसरे को जब तक तनकीद ना करें, वो उनकी शाम नहीं होती, रात नहीं होती है। तो वहां के लोगों को उनको काम करने दीजिए, यहाँ के लोगों को इनको काम करने दीजिए, जो रियल चीजें। जी जी, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है सर, ठीक है मैं मान गया फैक्ट एंड फिगर। सर देखिए आप तो मेरे दोस्त है ना, मैं आपका दोस्त हूं, हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, हम आपस में तो डिस्कस कर सकते हैं ना कि सर देखिए गुज़िश्ता अगर मैं सिर्फ 5 स्टोरीज, मेन स्टोरीज अगर मैं निकाल लेता हूं, इमरान खान साहब की डेथ से लेके तहरीक इंसाफ के जो बानी है, पैटर्न इन चीफ है, उनकी डेथ से लेके मैं वहां से अगर कर लेते हैं तो वहां से अगर 5 स्टोरीज आज के दिन तक अगर मैं लेके आऊं, वो पांचों की पांचों बाउंस बैक हुई हैं। उससे पीछे अगर मैं चला जाऊं तो वो भी बाउंस बैक हुई है। तो सर देखिए वंस इन अ ब्लू, मैं मानता हूं पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है, लेकिन वंस इन अ ब्लू कर रहा है। इनकी तो प्रैक्टिस है सर, डेली प्रैक्टिस है, डेली की 10 स्टोरीज आ रही है, 10 की 10 बाउंस बैक हो रही है, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा। तो सर क्या जो पढ़ा लिखा तबका है हिंदुस्तान का, क्या सर वो इन चीज के ऊपर जो है अपना को पिन पॉइंट नहीं कर रहा?
बिल्कुल, दोनों तरफ की सिविल सोसाइटी जो है, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे हिंदुस्तान की है, जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी है, जो मादा रखते हैं बात करने का, बात रखने का, लिखने का, वो हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते रहते हैं और एज ए ओपिनियन मेकर वो अपना ओपिनियन जहां जहां जो प्लेटफॉर्म्स मिलता है वहां रखते रहते हैं। लेकिन अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज में क्या आता है, होम मिनिस्ट्रीज में, ये दोनों मुल्क बेहतर जानते होंगे, मैं तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये है, मैं भी नहीं कर सकता। हाँ, आप भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जहां तक अपने मुल्क को डिफेंड करने का ताल्लुक होता है, कुछ मीडिया हाउसेज करते हैं और मुझे लगता है कुछ हद तक तो करना भी चाहिए, वहां का मीडिया हो या यहाँ का मीडिया हो। आफ्टर दे आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर सिस्टम, और वो सिस्टम किस तरह ग्लोरीफाई हो, इसकी कोशिशें मुझे लगता है हर मीडिया हाउसेज करता है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अपना सोहेल काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे डायरेक्टली जो है वो इंडिया से और इंडियन कश्मीर से सर आपने मुझे ज्वाइन किया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, अभी जो है ये तो आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, अभी हम जो है प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ हम लोग चलते हैं और इसमें तमाम तर गुफ्तगू जो अभी जो आपने सुनी है, तो उसमें जो सोहेल काज़मी साहब ने बात की है कि अंडर द लाइन जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो ये है कि क्योंकि वो एक माइनॉरिटी के अंदर है और भारत जैसा जो मुल्क है जहां पे हिंदुइज्म या हिंदुत्वा का इस वक्त बहुत ज्यादा शोर और गोगा है, उसके नीचे दब के जो माइनॉरिटीज हैं वो वाकई ही इस कंडीशन के अंदर हैं कि उनके लिए अपनी जिंदगी गुजारना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हम लोगों की भी हैं, हम भी अपने मीडिया पे बैठ के इस तरह की पूरी गुफ्तगू नहीं कर सकते और वो भी जो है वो अपना क्योंकि वो भारत में बैठे हुए हैं और बीइंग अ मुसलमान उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करें और उनकी चीजों को कंडेम करें। उन्होंने अपने एक हद तक जो हमें पॉइंट दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। अब जो हम पाकिस्तान की जो दूसरी हमारी जो सिचुएशन है, हम उस पर आते हैं, जो पाकिस्तान की इंटरनल जो हमारी पॉलिटिक्स है उस पर हम बात करते हैं। तो अगर हम उसकी जानब देखते हैं तो सबसे बड़ी आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी है वो 9 मई के केसेस के ऊपर है और जो कि काफी दिनों से, बल्कि काफी अरसे से जो था वो इल्तवा में था, या आप ये कह लें कि उनके जो थे हो चुकी थी चीजें वगैरह, लेकिन अभी तक उनकी जानब से वो हर किस्म के जो मुकदमात जो थे उनकी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी थी। तमाम के तमाम गवाहान जो थे उनकी वो भुगत चुके थे, मुल्जमान की जानब से भी, हुकूमत मुद्दइयों की जानब से, मुद्दई तो हुकूमत थी, उनकी जानब से भी। तो उसका जो रिजल्ट जो आया है आज, उसका जो फैसला आया है उसके मुताबिक जो है वो 9 मई के जो है वो जो मुल्जमान थे उनको बाकायदा तौर पे आज मुजरम डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको सजा सुना दी गई है। अब अगर मैं उनकी बात करता हूं तो वो कौन कौन से हैं, किस तरह हैं, तो सबसे पहले जो अगर हम देखते हैं तो 9 में यास्मीन राशिद साहबा जो कि काफी अरसे से जेल के अंदर पाबंद सलासल हैं, वो हैं। उसके साथ जो है हमारे एजाज चौधरी साहब और उसके साथ साबिक जो गवर्नर पंजाब थे वो भी इसके अंदर तहरीक इंसाफ के, वो भी उनमें शामिल है। इनको 10-10 साल की सजा सुना दी गई, बल्कि और साथ में जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, या उनको इस जो एक स्पेसिफिक केस था उसमें से उनको रहा कर दिया गया है। अब एक तो ये इशू है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो अदलिया है, क्योंकि इसी से अगर रिलेटेड मैं बात करता हूं तो अदलिया की जानिब से अगर फैसला आया तो अदलिया की जानिब से एक फैसला और भी आया था और वो था जहांगीरी साहब का। अब उनके ऊपर केस क्या था और वो इतने अरसे तक अगर वो जाली डिग्री के साथ काम कर रहे थे तो इतने अरसे तक वो वकालत भी करते रहे, फिर वो जज बने और उसके बाद वो तकरीबन 4 साल से ज्यादा अरसा तो हो चुका था जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और 31 दिसंबर 2025 में उनको 5 साल पूरे हो जाने थे। 1 जनवरी को जो था वो उनको फिर वो पेंशन और दीगर मराद के वो हामिल हो जाना था उन्होंने। और यारान मन तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पोस्ट डेटेड जो था अपना इस्तीफा जो था वो वजीर कानून जो है आजम तारड़ साहब हैं उन तक पहुंचा दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ किसी किस्म का आप केस मत चलाएं और मैं जो हूं 2 या 3 जनवरी 2026 को मैं खुद ही घर चला जाऊंगा ताकि मैं अहल हो जाऊं पेंशन और दीगर मराद के लिए। लेकिन
वो नहीं हो सके। उसके बाद अगर दूसरी जानब देखते हैं तो गुज़िश्ता दिनों जो थे वो बानी तहरीक इंसाफ के जो बेटे हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसका बड़ा शोशा मचा हुआ है और बड़ा शोर गोगा है, और उसमें से कुछ पॉइंट्स जो थे वो बकौल एक्सप्रेस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें से एक क्लिप जो था वो एआई जनरेटेड है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे वालिद साहब जो हैं अगर उनकी डेथ हो जाती तो देन विल बी बैक इन पाकिस्तान, और फिर हम जो है अपनी पॉलिटिक्स को स्टार्ट करेंगे और अपने वालिद का जो मिशन है हम वो लेके आगे चलेंगे। लेकिन खैर एनीवेज, अब वो कासिम और सलमान जो है वो पाकिस्तान कब आते हैं, किस तरह आते हैं, क्योंकि अगर हम गुजरे कई माह पहले की बात करते हैं तो बाकायदा तौर पे तो हमें यहाँ तक बता दिया गया था कि अगस्त के अंदर जो है वो आएंगे और आके जो है अपना तहरीक का को बतौर रहनमा जो है उसको ज्वाइन करेंगे, उसको लीड करेंगे। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? उनकी जो फुप्पो है अलीमा खान साहबा, उन्होंने कहा था कि एक का कार्ड गुम हो गया, दूसरे का मिल नहीं रहा, वीजे के लिए उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, वो अभी तक अभी एक शशोपन के अंदर मौजूद है। फिर सबसे बड़ा उसके बाद प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अडियाला जेल के बाहर जो है तहरीक इंसाफ के हामियों और बानी पीटीआई की जो हमशीर गान है उनके ऊपर ठंडा पानी जो है वाटर कैनन से फेंका जाता है। बल्कि बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो है तहरीक इंसाफ के वो तो ये भी कह रहे हैं कि उसके अंदर सब्ज मिर्चें पीस के उनका पानी भी उसमें मिक्स किया जाता है ताकि वो जिसको लगे उनको मिर्चें लगे। हालांकि वो लाल मिर्चें भी उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो शायद उन्होंने कहा नहीं, सब्ज मिर्चें वो उसमें डाली हुई हैं। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या सुहेल अफरीदी जो है वो जेल तोड़ देंगे, क्या सुहेल अफरीदी जो है वो वफाक के ऊपर हमला करेंगे? इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है नईम करीम साहब ने। नईम करीम साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं और बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अब जो है वो स्टूडियो में आप तशरीफ लेके आए। उसके साथ साथ हमारे साथ तहार चौधरी साहब मौजूद हैं, माहिर कानून है, जो आपका सर बहुत बहुत मेहरबानी, आप डायरेक्ट अपने ऑफिस से सीधे जो है वो प्रोग्राम के लिए हमारे पास तशरीफ लेके आए। और उसके अलावा थोड़ी देर में जो है महेंद्र पाल सिंह जो है वो तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमें वीडियो लाइन पे ज्वाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल सबसे पहले मैं नईम करीम साहब से ही बात करता हूँ। नईम करीम साहब, ये जो कहना तो नहीं चाहिए तारिक महमूद जहांगीरी साहब को, अब वो ये कहते हैं वो तो एक इनकलाबी जज थे, और जो भी इनकलाबी जज होता है सर आप उसको घर भेज रहे हैं। इससे पहले भी तो सर आप 3 जजेस को आपने घर भिजवा दिया है, वो क्या सिर्फ इस वजह से भेजा है कि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ के साथ था? और अभी ये जो इनके साथ हो रहा है, यारान मन तो ये कह रहे हैं कि ये आपने जो अपना गुस्सा निकाला उनके ऊपर। सर केस बड़ा फर्क है जहांगीरी साहब का। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर। बात ये ना कि ये जुडिशरी के ऊपर जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम मेरे चल रहे हैं, मैं करता भी रहा हूँ। अभी भी मैं ही बात करता हूँ, जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर कोई भी बात नहीं करता कभी। हमारी कमजोरियां हैं सर इसमें, मतलब जो बुनियादी कमजोरियां हैं वो यही है कि हमारा जो सिस्टम है जुडिशरी सिस्टम है, आपको पता है कैसे वकला बनते हैं, कैसे फिर आगे आते हैं, फिर हमारे जो कॉलेज वकील भी बैठे हैं सर। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन मैं एज ए लेमैन, एज ए कारकुन, एज ए अवामी नुमाइंदे के वजह से मैं बैठा हूँ। और जो डे टू डे मेरी बातें होती है, जो हम फेस करते हैं, जो लोअर कोर्ट्स के अंदर होता है, हम तो हायर कोर्ट्स के ऊपर तो जाके हम बात नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट लोअर कोर्ट्स के अंदर जहाँ 90% लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनका डे टू डे मैटर्स होते हैं, आप उसकी कैटेगरीज को देख लें। फिर जो जजेस का देखें, मैं इस पे आना नहीं चाहता, जाहिर है मुझे इतने उस हाई लेवल पे जाके कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक जज साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डिग्री, ठीक है ना, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी जुडिशरी के ऊपर, हमारी फैसलों के ऊपर, हमारे सिस्टम, पूरे सिस्टम के ऊपर। मतलब वो आते कैसे लेके, पहले एक LLB की डिग्री है, जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो लेके आप वकील बनते हैं, उसके बाद का जो सिस्टम है अप टू मतलब चीफ जस्टिस तक, सर हमें अभी तक समझ नहीं आया। मेरे साथी जरूर मुझे पूछेंगे, तो मुझे बताएं कि आखिर देखें सारे जितने भी आपके पास ग्रेड्स बनते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, वो प्रॉपर टेस्ट देते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं। फौज के अंदर भी ऐसा ही है, सिविल के अंदर भी ऐसा ही है। उसके बाद वो आगे आके उसको जो है ना करते हैं। और ये जो जुडिशरी का मामला है हमारे मुल्क के अंदर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही सर सजा और जजा का, हमेशा से मैं ही कहता रहा हूँ। आप कह रहे पार्टी PMLN भी मैं इसको कहूंगा, और मेरा अपना जाती भी है, हमारे मुल्क के अंदर इसके अलावा सबसे बड़ा मसला है ही कोई नहीं। ना इस टाइम में बिजली का मसला है लोगों को, ना खाने पीने रोजगार। सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आके होते हैं।
इसके बाद जाके है ना उनकी फिर मोरल्स डाउन होती हैं, उसके बाद जो है ना उनके जो मामलात हैं वो खराब होते हैं, उनके बच्चे यूथ हमारे सामने मतलब आप देखते जाए ना कि हमारे यहाँ पुलिस की दहशतगर्दी कह लें, जुडिशरी के अंदर जो नाइंसाफी होती है, उनके फैसले लाखों की तादाद से फैसले पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी मैंने अप्रिशिएट किया जी, आईनी अदालत आपने बनाई, कम से कम लोड कम होएगा आपकी। आज उसने पहला फैसला भी दिया सर। जी हाँ, तो बहुत सारी चीजें हाई कोर्ट के ऊपर सर उन्होंने कहा आपकी जुरिसडिक्शन नहीं, आप यहाँ पे क्यों इस तरह के काम कर रहे हैं। तो सर जुडिशरी के ऊपर अगर ये होगा कि जहां पे आपका जो बेसिक एक एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, दिस इज बेसिक सर, ग्रेजुएशन तो कुछ में तो बच्चे हो गए ना, ग्रेजुएशन किया हो गया था बच्चा, तू कुछ जाके रेडी लगा लो, मतलब एक बात करते हैं। लेकिन इस डिग्री का भी अगर वो जाली निकले और बाकी जो उसके साथ लिंक है, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, सारी चीजें, वो तो मेरे को तो बहुत बड़ा। लेकिन सर इसमें एक छोटा सा सवाल ये भी तो है ना सर, वो आप ही के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब ने ही उनको इस्लामाबाद में लेके गए। आप चौधरी साहब की बात करें? जी सर, मैं जहांगीरी साहब की तारक महमूद सर, अच्छा ठीक है सर, माना सर उनकी आदम नजीर ताड़ साहब के साथ, भवन साहब के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, सब कुछ होगा। तो सर इतना कुछ होने के बाद इतने विजनरी लोग हैं, इतने वो बाखबर लोग हैं, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। सिस्टम की कमजोरी, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ये वो रोल नहीं है कि वो उनकी डिग्री को चेक करेंगे या उसको चैलेंज करेंगे या किसी करेंगे। ठीक है, आपके पास पार्टीज के अंदर पॉलिटिकली फेवर्स होती हैं और उसमें कोई ऐसी वो नहीं है, सबको मिलती है फेवर्स, जॉब्स के अंदर भी मिलती है, उसके अलावा भी मिलती है। लेकिन बात ये है ना कि वो अभी प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है, ये तो सिस्टम का काम है जो बैठे हुए हैं, और उससे पहले ये काम है आपके यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, जहां से वो डिग्रीज लेके आए हैं। सर उन्होंने तो कह दिया कि हमारा है ही नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है हमारा। आज कह रहे हैं ना इस तरह के। आपको पता है कि 2018 के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसमें कितने चैलेंजेस हुए, कितने लोगों को चैलेंज किए गए, कितने एमएनए एमपीए वो 5-5 साल तक उनकी वही डिग्री की चलती रही। हालांकि मुशर्रफ साहब के दौर में आपको पता है ये, सर मुझे पता है उस वक्त वो ठीक है, एक ग्रेजुएशन से भी सर डिग्रियां लेके तो वो हम लोग आगे थे सर। मुशर्रफ साहब ने कहा, बाकी तो मुझे बिल्कुल कहेंगे 99.9% किसी चीज से उसके नहीं, लेकिन उन्होंने जब ये डिग्री लगाई, जी डिग्री का होना, ग्रेजुएट होना, वो लेके आना, वो देखिए उसमें कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए हमारे सामने। सियासतदान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर, हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। सर मुझे जो है वो वीडियो लाइन पे हमें ज्वाइन किया महेंद्र पाल सिंह साहब ने। महेंद्र पाल साहब, आपको सर प्रोग्राम में खुश आमदीद सर, कैसे मिजाज है आपके सर? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। ठीक हो गया सर। सर अभी सबसे पहली जो मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे ख्याल में सर आपका भी मैं उस पर एक पॉइंट ले लूं, उसके बाद सर फिर मैं आता हूं ताहिर साहब के साथ। सर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम करीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ में ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। सर अभी जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का जो मसला हुआ है, तो इस पे सर आप इसको किस नजर से देखते हैं सर? क्या वो वाकई इनकलाबी जज थे या वाकई 2 नंबर जज थे सर? देखिए 2 नंबर का वर्ड तो मैं खैर जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करता, वो मैं समझता हूँ। सर फैसला आ गया ना सर, मसला ये अब सर देखिए फैसले के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं सर, ये मेरी पर्सनल नहीं है ना सर। सर काइंडली देखिए ना, मैं लफ्ज जो है ना, हम देखें लफ्ज का बेहतर लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चले ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ। बात ये है कि आप कह रहे हैं कि ये 2 नंबर हैं या इनकलाबी हैं। हाँ। सबसे पहले तो इनकलाबी कौन होता है पहले तो उसको हम देखें। लेकिन जहां तक इनके उसकी आई, आप चेक करें डिग्री की, जी ठीक है, इनका चेक करना चाहिए कि इन्होंने वहां पे एग्जाम दिए या नहीं दिए। अब जिस वजह से इनको इसकी डिग्री जो है वो जाली करार दी है, वो चीज चेक करनी चाहिए। क्या आपने इनको तो नाअहल कर दिया, क्या आपने ये इंक्वायरी की कि उस यूनिवर्सिटी से ये ऐसी डिग्री क्यों आई? क्या उस यूनिवर्सिटी के जो अमला है जिन्होंने जिस दौर में डिग्री जारी हुई, क्या आपने उनकी वो पूछताछ की? मैं आपको रूटीन की बात बताता हूं कि जब किसी की जॉब लगती है उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन भी की जाती है। अब जब हम एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मैं फर्ज किया एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूं, तो वो हमारी डिग्री अपने पास रख लेते हैं, उसकी वो पीछे वेरिफिकेशन कराते हैं। जी बिल्कुल। तो अब अगर एक बंदा हाई कोर्ट पहले जो है वो वकील बनता है, वो लाइसेंस लेता है किसी भी बार का, उसकी डिग्री की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? तो इस पे तो उस बार को भी सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद जिस उस पे पहुंचे, ये जिस ओहदे पे भी गए,
उन सब ने क्यों डिग्री उनकी चेक नहीं की? फिर ये जब हाई कोर्ट के जज बने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस वक्त इनकी डिग्री की वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? उनकी डिग्री की वेरिफिकेशन उस वक्त क्यों याद आती है कि जब वो फॉर्म 45 मंगवाते हैं, फिर फॉर्म 45 के ऊपर सख्ती करते हैं, तो उस वक्त क्यों डिग्री याद आती है? हमें ये चीज देखना चाहिए, पाकिस्तान को ये इस चीज की जरूरत है। ठीक है, अगर तो आपने वाकई एहतसाब करना है कि किसकी डिग्री जाली है, किसकी ठीक है, तो मैं ये बात नहीं करूंगा वो जो रईसानी साहब वाली डिग्री, तो डिग्री होती है चाहे असली हो या जाली हो। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात करूंगा कि एहतसाब तो एहतसाब है, वो चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, वो हर पाकिस्तानी का बराबर होना चाहिए। डिग्री के ऊपर अगर आप सिर्फ एक जज को सजा दे रहे हैं, तो उसके अलावा फिर बाकी सब चीजों की भी डिग्रियों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका भी पता चलना चाहिए कि वो कौन से है। फिर तो सरफराज जोगर की भी डिग्री चेक करनी चाहिए, उनकी सारी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए। फिर तो जनरल आसिम मुनीर की भी सब कुछ करनी चाहिए, फील्ड मार्शल की भी चेक करनी चाहिए कि वो कहां से पढ़ के आए हैं, उनकी क्या तालीम है। और सबकी, मैं कहता हूं इमरान खान की भी चेक होनी चाहिए, मैं कहता हूं नवाज शरीफ की भी चेक होनी चाहिए, और इनकी एहसासी भी चेक होनी। जब एहतसाब करना है तो बराबर का करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बंदा आपकी मर्जी के फैसले देता है, आपके व्हाट्सएप के ऊपर फैसले देता है, तो उसको आप बढ़ा चढ़ा के पेश करें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया महेंद्र भाई, आपका पॉइंट आ गया कि इनकी सिक्योरिटी भी देते रहे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट क्या आ गया कि क्योंकि वो उन्होंने फॉर्म 47 फॉर्म 45 मंगवा लिए थे और आपकी मर्जी के मुताबिक वो फैसले नहीं दे रहे थे, लिहाजा उनकी डिग्री जाली साबित हो गई। मेरे साथ ताहर चौधरी साहब बैठे हैं और क्योंकि उन्होंने इस सारे मुकदमे को और काफी क्लोजली सर उन्होंने आपने इसको ऑब्जर्व किया, तो सर इसमें जो थोड़ा सा सर डिटेल में सर बताइएगा कि जो अभी महेंद्र पाल साहब ने बात की है, नईम करीम साहब ने बात की है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर जो आए हैं, निकल के बाहर आए सर, वो क्या है सर? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। एक तो इन दोनों भाइयों की जो बातें हैं, जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं, उनसे तो मैं कुल्ली तौर पर इत्तेफाक करता हूं कि हमारे सिस्टम की नाकामी है कि एक बंदा जो डिग्री लेकर वकालत करता रहता है, फिर उसको पीपल्स पार्टी की एक गवर्नमेंट अपने दौरे हुकूमत में उसको डिप्टी अटॉर्नी जनरल लगाती है, नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो वो उसको एडवोकेट जनरल लगाती है इस्लामाबाद का, और उसके बाद फिर वो इमरान खान का जब दौरे हुकूमत आता है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज उसको लगा दिया जाता है। तो ये हाई कोर्ट जो है उसको सूबे की सबसे बड़ी अदालत कहा जाता है। एक पॉइंट सर इसमें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लगे, वो इमरान अहमद खान नेज साहब की हुकूमत में लगे। जी बिल्कुल, 2020 में। महेंद्र पाल साहब, ये वो आपकी दौरे हुकूमत में सर वो जज बने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इट मींस कि आपने भी उसकी डिग्रीज वगैरह चेक नहीं की, बाकी तो खैर नहीं हुई। जी सर, आगे। जी, दिसंबर 2020 में इसका भी मैं जवाब दूंगा आप। जी सर। इस्लामाबाद में एडिशनल जज उनको मुकर्रर किया गया था, उनको और जस्टिस बाबर सत्तार को एक साथ किया गया था। ठीक है। तो देखें कि इतनी की पोस्ट्स पे वो रहे हमेशा से, लेकिन उनको ये सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि छोटी सी जॉब के लिए भी कोई बंदा अप्लाई करता है तो कई दफा और कई जगहों से उसकी वेरिफिकेशंस होती हैं, उसका रिकॉर्ड चेक किया जाता है और फिर उसको उस जो डेजिग्नेशन है उसके ऊपर उसकी तैनाती की जाती है। हाई कोर्ट जो है उसको सूबे की सबसे बड़ी अदालत कहा जाता है। एक बंदा सूबे की सबसे बड़ी अदालत का जज लग जाता है और वो जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर वो तो ये हमारे सिस्टम की नाकामी है। ये एक सबूत भी है कि यहाँ पर किस किस तरह आप तैनात होने पे आए तो किस किस तरह मामलात, और अगर हटाने पे आया जाए तो फिर किस तरह। मैं अगर बिल्कुल हकीकत पसंदी पर मबनी बात करूं तो ये लगने का तरीका भी मुझे मैं ये कहूंगा एक फिक्रे में कि जिस तरह आए थे उसी तरह ये चले गए। ठीक हो गया आपका पॉइंट, बहुत उस तरह ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जिस तरह वो जज की कुर्सी पे आए थे उसी तरह उनको जज की कुर्सी से हटा दिया। यहाँ पर मेरिट पर तैनातियां उस तरह होती हैं और ना ही अब ये रिमूवल का तरीका किसी भी हाई कोर्ट का जो जज है उसको रिमूव करने का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो तरीका दिया गया है वो आर्टिकल 209 में दिया गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको हटाएगी, उसके अलावा उसको कभी नहीं हटाया जाएगा। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि इस तरह किसी जज को हटाया गया हो। तो वो फिर वही बात कि और ये देखें जज साहब के जो फैसले हैं, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया कि फॉर्म 45 के ऊपर ये फैसला है। इन्हीं जज साहब ने ये फैसला ये भी दिया था
कि इमरान खान 2023 में ये फैसला उन्होंने दिया था कि बानी जो तहरीक इंसाफ हैं उनके खिलाफ फ्यूचर में भी अगर कोई मुकदमा हो तो उसमें भी उनकी गिरफ्तारी ना डाली जाए। तो अगर इस तरह के फैसले होंगे, हम किसी दौर में सुना करते थे कि जज साहिबान के जो फैसले हैं वो उनकी एफिलिएशन या वो इंक्लाइंड नहीं होते किसी एक पार्टी या किसी एक फिगर या किसी एक शख्सियत की तरफ। लेकिन यहाँ पर हमें अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारी मुल्क की सबसे बड़ी जो अदालत है वहां पर ग्रुप बंदी सामने नजर आई, हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर हमें ग्रुप बंदियां नजर आई। हम जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, बल्कि लेमैन जो आम आदमी हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो बता सकते थे कि फलां जज के पास ये केस लगा है तो इसमें फैसला किसके, क्योंकि हमें पता है कि उन जज साहब की इंक्लिनेशन जो है वो किस सियासी पार्टी या किस जमात की। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। महेंद्र पाल साहब, आपके पास आने से पहले मैं जरा आमिर अपना नईम करीम साहब से भी सर एक छोटी सी बात पूछ लूं इसी के ऊपर। सर इससे पहले जो जजेस जो थे वो आपकी 26वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद जो है वो उन्होंने रिजल्टमेंट शो की और कुछ इस्तीफा देके चले गए। और उससे पहले एक जज साहब और भी थे, वो आपने उनको भी इसी तरह बेतौकीर करके सर निकाला और खासतौर पे अगरचे कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था लेकिन आप फिर भी नहीं माने। और उस वक्त सुप्रीम जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे वो नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं जी ये मुकदमा चलेगा और उनके तमाम जो मराद थी वो सारी की सारी उन्होंने कैंसिल भी करवाई। तो सर क्या ये हम अगर वैसे आम इसको हम देखें बादियों नजर में सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई जो है हम रिवेंज के ऊपर हम जा रहे हैं या हमें वो चीजें होती हुई नजर आ रही हैं? जो जुडिशरी और जिसके अंदर स्पेशली हम जस्टिस की बात करें, इवन वकला भी हम कहें, तो एक बहुत ही एक मुकद्दस एक मैं बात करूंगा कि ये ओहदा है जिसके बाद जस्टिस साहब को बैठाया जाता है और उसी के ऊपर इंसाफ का जो है ना वो सारा क्राइटेरिया काउंट किया करता है। अब उसमें आपको पता है जो डिसीजंस बहुत सारे लेकिन पॉलिटिसाइज हो गया, ये भी बाकी जैसे पेशे आए ना, जो डॉक्टरेट थी, डॉक्टर्स भी पहले आपको पता है डिफरेंट उसमें चलते थे, वो भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन गए। स्कूल जो है वो भी एक होती थी कि जो उन्होंने खिदमत करनी है वो भी बिजनेस बन गया। तो मुझे तो ये भी एक बिजनेस लगा। पहले हम कभी देखते थे बचपन में कि जी कोई एक वकील होता था, कोई जस्टिस साहब होते थे, एक रिस्पेक्ट हमारे अपने फैमिली के अंदर एक जस्टिस साहब से सिविल कोर्ट के नाम था। आज भी 35 साल 40 साल के बाद उनको नाम से पहचाना जाता है कि ये चौधरी असलम साहब होते थे, कोई जस्टिस साहब होते थे। अब तो पता नहीं चलता कि जी कितने आपके घर के अंदर जो है वो वकला मौजूद हैं या किसने आगे जस्टिस के लेवल पे जाना है। माशाल्लाह अभी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर हम देखते हैं आपके सामने कितनी चीजें प्रॉब्लम्स में आई, उसके बाद जाके अब जिस सीनियरिटी बेस के ऊपर कामरान खेल साहब का जो है ना वो हालांकि बड़ी बहुत अरसे से वो इस पोजीशन के लिए वो डिजर्व करते थे, वो सीनियरिटी के ऊपर बेस करते थे, उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त चल रही थी। लेकिन अब ज्यादा पॉलिटिसाइज चीजें जब हो जाती हैं आ जाता था। ठीक है, मैं समझता हूँ इसकी वही मैं उधर ही आऊंगा जो गवर्नेंस और जो हमारा सिस्टम है सर, हमें पता होना चाहिए कि जी वो क्या है, कैसे लोग आगे आएंगे। आपका ये पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है सर, लेकिन मेरा छोटा सा सवाल उसको वन लाइनर आप दीजिएगा। क्या बादियों नजर में ये जो काम हो रहे हैं जजेस के लिए या उनके खिलाफ जो काम हो रहे हैं, कहीं ये रिवेंज तो नहीं है सर? हाँ या ना सर? सर देखिए मुझे तो कहीं ना कहीं ये रिवेंज लगता है। अगर वो पॉलिटिकली एंगेजमेंट उन्होंने की हुई है तो मैं समझता हूँ कि रिवेंज के अंदर ही ठीक हो, यानी कि आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट उनकी कहीं पर है तो ये रिवेंज है। महेंद्र पाल साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी आपने जो था डेफिनेटली आपने सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन सर उसके अंदर सर मेरी एक पॉइंट जो है ना मेरा काइंडली इसमें ऐड कर लीजिएगा कि जब तारक महमूद जहांगीरी साहब जो है जब ये फैसला देते हैं कि आज के बाद भी आने वाले वक्तों में कई सालों में अगर कोई भी केस बनता है तो आप उसमें इमरान अहमद खान नियाजी जो कि बानिए तहरीक इंसाफ है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी कि उनको इस्तिस्ना दे दिया है। तो यही इस्तिस्ना जब किसी और को मिला तो सर हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने इस्तिस्ना क्यों दिया। और अब अगर जज साहब को आप ये कहते हैं कि नहीं ये क्योंकि फॉर्म 47 फॉर्म 45 की बात हो रही थी तो सर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट या उनकी आपके साथ ज्यादा थी, तो फिर ये तो होना ही था सर। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। ठीक है, इन्होंने किस तरीके से कहा गया था कि नेक्स्ट भी कोई FIR हो तो उसमें भी इसकी गिरफ्तारी ना डाली जाए, इसका कतन मतलब ये नहीं है अच्छा कि उनके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, तो गिरफ्तारी से इस्तिस्ना हो गया ना सर। देखिए
मैं आपको देखिए, सवाल पूछा तो मेरा जवाब सुन ले सर। बिल्कुल है, लेकिन मेरा एक पॉइंट था ना, मैंने उसके बाद क्या केस नहीं चलाया गया? देखिए, सिंपल एक चीज ये आती है कि आपके सामने कि एक खातून को एक जगह से गिरफ्तार किया जाता है, उसको वहां से जैसे अदालत उसको बरी करती है या उसको करती है, तो दूसरा पर्चा हो जाता है और उसके जो है वहां पे वो पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इस उसमें जाके ये कहा गया कि इसको किसी दूसरी एफआईआर में ना गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये नहीं कहा कि आपने उसके ऊपर एफआईआर नहीं करनी या आपने उसके ऊपर केस नहीं करना। मकसद सिर्फ यही था कि एक फ्री ट्रायल का मौका दिया जाए। ठीक हो गया। इस सेंस में ये किया गया था। बात ये है कि मैं सिंपल, क्योंकि हमारा डिग्री के ऊपर जो इशू आ रहा है उसके ऊपर बात चल रही थी। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि हमारे दौर में पीटीआई के दौर में उनकी तैनाती हुई। जी सर, बाबर सत्तार साहब के तारिक महमूद साहब दोनों की सर। मैं बताता हूं ना, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और बाबर सत्तार साहब दोनों की हमने की, तो क्यों उसको किसी ने चैलेंज उस वक्त क्यों नहीं किया? सर आपकी गलती है सर, आप लोगों ने चैलेंज करना था, वो सही कह रहे हैं सर। मेरी गलती है। इनकी सर, दोनों की मैं बता रहा हूं, फिर बात कर, मैं वही उसी पे आ रहा हूं ना कि अपना वो सर, ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू, वही बड़े भाई जो थे जब आपके साथ थे तो सर बहुत सब कुछ, हर चीज बिल्कुल दुरुस्त थी। जैसे वो बड़े भाइयों ने आपसे किनारा कशी की तो वही जो बाजवा साहब थे वो गद्दार हो गए। वो फिर उसके बाद न्यूट्रल उनको कहना शुरू कर दिया, उसके बाद उनको जानवर तक का खिताब दे दिया गया। अच्छा, वैसे सर आपस की बात है, इमरान अहमद खान न्याई साहब की अगर मैं बात करता हूं तो या पीटीआई की अगर मैं बात करता हूं तो मुशर्रफ के साथ भी बहुत अच्छे मरासम थे, लेकिन एक वक्त मुशर्रफ के साथ भी यही रवैया रखना शुरू हो गए हम लोग। हम बाजवा के साथ भी बहुत अच्छे हमारे मरासम थे, लेकिन बाजवा के खिलाफ भी हम हो गए। अब आसिम मुनीर साहब है इस वक्त, या हम उसके खिलाफ जो है अपना कैंपेन चला रहे हैं। अगर कल को आसिम मुनीर साहब हमारे साथ हो जाएंगे तो सर क्या हम फिर वो हमारे बड़े भाई हो जाएंगे सर? देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, ये आप इनसे पूछे, इनसे भी आप पूछे, वही आसिम मुनीर साहब, मैं आपको बताता हूं। जी जी। आप जब वो DGIS आई थे जी, जब बाकी थे, तो उस वक्त जितने भी ओहदों पे रहे, बड़ी तस्वीर वायरल हुई है। तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान को वो जो है वो सलूट भी मारते थे, ठीक है। फिर उसके बाद जब उनको DGIS से हटा दिया तो फिर उसके बाद साजिशें भी स्टार्ट हो गई, बाकी चीजें भी स्टार्ट हो गई। सर वही बात हुई ना सर, वही बात हुई ना, लंदन प्लान का हिस्सा बने। सर आपकी बात प्लान का हिस्सा, सर आपकी बात बिल्कुल बजाय, मैं आप मेरी उसी बात की तस्हीह कर रहे हैं, बल्कि आप उसको मान रहे हैं कि जब तक बड़े भाई हमारे साथ थे बिल्कुल दुरुस्त थे, जैसे बड़े भाई दूसरों के साथ मिले हैं हालात खराब हो गए। चले सर, अब हम टॉपिक चेंज करते हैं, थोड़ा सा जरा शोर होगा वाली बातें करते हैं। सर जी, वो कासिम और सलमान सर कब वापस आ रहे हैं सर पाकिस्तान में? कौन? कासिम और सलमान, कासिम खान और सलमान खान सर, बानिए तहरीक इंसाफ के जो भाई है, बेटे जो है सर दोनों। इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा। लेकिन उन्होंने जो एक है इशारा दिया है कि मे बी कि वो जनवरी में या फरवरी में आ जाए। ठीक हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अच्छा सर, अभी जो अगर मैं बात करता हूं तो हमारे जो वजीर ममलकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि अगर बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं तो हुकूमत उनको वेलकम करेगी, रेड कारपेट देगी। तो सर आप उनको क्या उनकी तरफ से कोई वीजा की दरखास्त आपको हुकूमत को दी गई है कि हमें वीजा पाकिस्तान का? देखिए, मैं आपको सिंपल सी मैं नईम साहब, ये मेरा क्वेश्चन नईम साहब से था सर। सर बात ये ना कि कोई भी एज ए विजिटर पाकिस्तान में आना चाहे, वो एप्लीकेशन दे और जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेगा, एफआईए उसको वीजा देगी। उसमें तो कोई सर दिसंबर देखिए ना, अब मिड से ज्यादा दिसंबर गुजर चुका है, एफआईए की क्लियरेंस होगी, उनको एम्बेसी से वीजा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हुकूमत से मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके पास इस किस्म की कोई एप्लीकेशन आई है सर? नहीं, अभी तक नहीं है। ये वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है पीटीआई वालों को, और तो अदरवाइज इसके अलावा कोई चीज नहीं, क्योंकि अब उनके पास टॉपिक तो कोई है नहीं। मतलब अगर आप मुझे इजाजत दें 2 मिनट, तो टॉपिक तो नहीं है। अब वो यही है कि वो उन बच्चों के पीछे लगा देंगे, कोई ना कोई जो कहीं ना कहीं कोई लीडरशिप तो मौजूद नहीं है कहीं भी पीटीआई की पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे। तो वो अब बच्चों का ला के और उनकी वो सिंपैथीज लेने के लिए कोशिश करेंगे, वहां में जो उनकी जो मकबूलियत जो है कम होती जा रही है उसके लिए वो करेंगे। अदरवाइज वो केसेज हैं, अदालत में चल रहे हैं, ठीक हो गया साहब हैं, उनसे लोग मिल भी रहे हैं, उनकी बहनें भी मिल रही हैं, ठीक हो कुछ चल रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया। चीफ मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद है, वो भी शोर शराबा कर रहा है।
तो बच्चों के तो बीच में सियासत में आने की मेरा ख्याल है। अच्छा सर ताहिर साहब, अभी जो आज जो फैसला आया 9 मई का जो केसेस हुए, इसमें सर जो ये केसेस है, हमें तो सर बार बार यही बताया जाता था कि खवातीन का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज्जत एहतराम करना चाहिए। अब डॉक्टर साहबा जो है वो आपको भी पता है कैंसर सर्वाइवर भी है, तो उनकी एजेड भी खातून है, तो उसके बावजूद भी क्या कानून में कोई नरमी नहीं हुई उनके लिए? उनको भी 10 साल कैद सजा सुना दी आपने, बाकियों को भी 10-10 साल सुना दी। और शाह महमूद कुरैशी साहब तो वो तो पहले ही जो है वो आप लोगों ने उनको ऑलमोस्ट क्लीन चिट दे दी हुई है। मैं अदलिया की बात कर रहा हूं, हुकूमत की बात नहीं कर रहा। और बाकी अगर मैं दूसरी जनाब अगर बात करता हूं, छोटा सा एक पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि जो अडियाला पीटीआई अडियाला जो है और पीटीआई कोट लखपत है, उनके दरमियान डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है। सर क्या उसकी रीजन ये भी हो सकती है सर? अच्छा, पहला तो आपका जो सवाल है वो लीगल है। जी लीगल है। दूसरा उसमें ये देखें कि जुर्म जो है वो चाहे कोई मर्द करे या कोई खातून करे, तो जुर्म जो है वो तो इक्वली एप्लीकेबल है सबके ऊपर, और उसको उस जुर्म के मुताबिक जो है सजा, किसी को कम जेंडर की बेस पर कम या ज्यादा सजा देना ऐसी कोई तफरीक नहीं है। और ये एक फुल फ्लेज ट्रायल था, उसके ऊपर ऑल दो एतराज जो है वो होता रहा पीटीआई की तरफ से और दूसरी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लेकिन जो भी प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी पूरी की गई हैं। इसमें प्रोसिक्यूशन का एक लंबी चौड़ी एविडेंस थी, दर्जनों जो गवाह थे उन गवाहों की गवाही हुई, और उसके ऊपर जो एक्यूज्ड साइड है उसने क्रॉस एग्जामिन किया, जीरा मुकम्मल ठीक है, मतलब कि उसके तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे किए गए। ठीक हो गया, बिल्कुल सही होगा सर। अपना आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास क्योंकि वक्त की बहुत ज्यादा किल्लत है। महेंद्र पाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर मुझे वीडियो लाइन पे ज्वाइन किया। नईम करीम साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, स्टूडियो में आप तशरीफ लेके आए। नईम ताहर चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप इस स्टूडियो में तशरीफ लाए। और आज जाते जाते एक दफा फिर मैं सोहेल काजमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे भारत से जो है वो वीडियो लाइन पे मुझे ज्वाइन किया। नाजरीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, तमाम तक गुफ्तगू सुनी, अपने तय हमने पूरी कोशिश की, लेकिन वक्त की कमी जो है वो आड़े आती रही है। लेकिन इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा खींच के लेके चले। कल तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम वक्त। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।